हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो अब तक हम ये बात पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो वही पॉइंट्स हम फिर से रिपीट करेंगे कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली हमारी विशेषता है निम्न तथा लगभग स्थिर प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत की प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकालते हैं? देश की राष्ट्रीय आय बटा हुआ में जनसंख्या को जब हम भाग कर देंगे तो हमें प्रति व्यक्ति आय या औसत आय प्राप्त हो जाती है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर $5,350 है तथा विनिमय दर के आधार पर यह $1,499 है। इसके विपरीत यूएसए, स्विट्ज़रलैंड की अगर हम देखें तो वो $53,570 और $59,210 है और विनिमय दर के आधार पर $53,143 और $80,477 है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय इन देशों के सामने बहुत ही छोटी है, जैसे हाथी और चींटी। तो इस तरह से भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग स्थिर सी बनी हुई है। इतने साल हो गए भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वार्षिक वृद्धि दर 3% के पास ही बनी हुई है। दूसरी विशेषता है निम्न जीवन स्तर। दूसरी विशेषता है निम्न जीवन स्तर। तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा अधिकतर जो हम देखते हैं कि लोगों का जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न है। यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता कमज़ोर है। 1999 के अनुसार भारत में जो खाद्य पदार्थ हम प्राप्त करते हैं तो उससे एक व्यक्ति को औसत 2,496 कैलोरीज प्राप्त होती हैं, जबकि अगर ये चीज़ हम विकसित देशों में देखें तो यह 3400 कैलोरीज है। तो भारत एक निर्धन देश है। आय तथा धन का असमान वितरण। भारत में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ आय और धन का असमान वितरण भी है। मानव विकास रिपोर्ट 2008 के अनुसार जनसंख्या के अति निर्धन 10% का राष्ट्रीय आय में 3.6% भाग है। इसके विपरीत अति धनी 10% का राष्ट्रीय आय में 31.1% भाग है। तो निस्संदेह धनी लोगों की बचत प्रवृत्ति उच्च होती है, किंतु भारत में धनी लोग बचत तथा निवेश करने की अपेक्षा ठाठ बाट का जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि पर भारी निर्भरता। कृषि लोगों के रोजगार तथा जीविका का मुख्य साधन है। कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% भाग कृषि में ही लगा हुआ है। हम भारत को एक कृषि प्रधान देश कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि कार्यों में है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर आप ये देख ही रही हैं। भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति 1950 और 80 के दशक में हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.5% है और 2001 की जनगणना में यह 1.9 वार्षिक है ये हमारी। जबकि अगर हम बात करें विकसित देशों की तो ये बहुत ही कम होती है। उनकी किसी की 0.2 है, किसी की 0.7 है। तो ये इसी तरह से हमारे जोतों का आकार, जोतों का यानी खेतों की साइज है वो भी छोटी हो गई है। औद्योगिकरण की धीमी गति। भारत में औद्योगिकरण जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, औद्योगिकरण उतनी तेज गति से नहीं बढ़। औद्योगिकरण है देश में, विश्व औद्योगिकरण में भारत का 10वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखते हुए, मांग को ध्यान में रखते हुए औद्योगिकरण उतना नहीं जितना होना चाहिए। अति विशाल बेरोजगारी और अल्प रोजगार। भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अल्प रोजगार क्या होता है कि जिसे रोज़ काम ना मिलता हो या जिसे कार्य कम घंटे काम मिलता है तो वो अल्प रोजगार होता है। तो इसी तरह से भारत में छिपी हुई बेरोजगारी की भी समस्या है। खुली बेरोजगारी के साथ साथ अल्प रोजगार, छिपी हुई का मतलब किसी कार्य में आवश्यकता सिर्फ 2 की है लेकिन वहाँ कार्य 5 कर रहे हैं। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में ऐसा है। तो भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है।
पूंजी निर्माण की निम्न दर, मैंने पहले भी बताया था भारत में पूंजी निर्माण की दर वैसे तो 30% है, लेकिन जनसंख्या की साइज को देखते हुए ये पूंजी निर्माण की दर बहुत ही कम है। भारत में जनसंख्या का पूंजी निर्माण की दर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सुयोग्य और कार्यकुशल उद्यमियों का अभाव, सुयोग्य और कार्यकुशल उद्यमियों का अभाव है। प्रोफेसर शोमपीटर के अनुसार आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए सुयोग्य और निपुण उद्योगों का पाया जाने एक आवश्यक पूर्व शर्त है। भारत में इस प्रकार के उद्यमियों की बहुत कमी है। अगर हम भारत में उद्यमियों के नाम देखें तो कितने हैं, कहीं बिरला है, बस टाटा है, रिलायंस है, कितने नामों को आप जानते हैं, बजाज है। तो यानी ज़्यादा औद्योगिक घराने नहीं है, कुशल घर और ज़्यादा नहीं है, मुट्ठी भर है। पिछड़ी हुई सामाजिक संस्थाएं, पिछड़ी हुई सामाजिक संस्थाओं का मतलब हमारे पास क्या है, पिछड़ी हुई सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति प्रथा है, उत्तराधिकारी के नियम है, रूढ़िवादिता है, इसी तरह से धार्मिक कट्टरता है। तो ये हमारे पास पिछड़ी हुई सामाजिक संस्थाएं हैं जिसकी वजह से हम विकास कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं अपना ये, और इन्हें हम राजनीतिक रंग भी दे देते हैं। कोई भी छोटी सी घटना होती है तो सभी राजनीतिक दल वहाँ पहुँच जाते हैं और उस घटना को बढ़ा चढ़ाकर सब अपने अपने तरीके से बताते हैं ताकि अपनी राजनीति चमका सकें और लोग उनको देखकर वोट देते हैं। तो भारत में इस तरह की जो प्रथाएं हैं प्रचलित हैं। नेक्स्ट है मानव पूंजी की कमी। मैंने पहले बताया था मानव पूंजी क्या होती है, जो शिक्षित और कुशल जनसंख्या को, स्वस्थ जनसंख्या को मानव पूंजी कहते हैं। तो भारत में मानव तो बहुत हैं लेकिन मानव पूंजी की कमी है। जापान एक विकसित देश क्यों है, क्योंकि उसके पास मानव पूंजी बहुत ज़्यादा है और भारत के पास प्राकृतिक साधन होते हुए भी एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है, क्योंकि उसके पास मानव पूंजी की कमी है। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, यानी हमारे पास आज भी कपड़ा बनाने की, चीनी बनाने की या कुछ और चीज़ें बनाने की आज भी हम पुरानी मशीनों का, पुरानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। 1960 के दशक में हम 67 के अंतर्गत जैसे कृषि के अंदर प्रौद्योगिकी लेके आए तो उसको पहले हमने छोटे पैमाने पर शुरू करके देखा ताकि विरोध ना हो। तो हम नई टेक्नोलॉजी अपनाने से भी डरते हैं और उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी को उन्नत नहीं किया। जो उस समय हरित क्रांति के दौरान टेक्नोलॉजी अपनाई गई वही अब भी चल रही है, यानी कि उसमें सुधार नहीं किया जा रहा है अभी। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्वैतवादी आर्थिक ढांचा यानी ड्यूलिज्म। भारतीय इकोनॉमी एक ड्यूलिज्म में भी फंसी हुई है। एक तरफ तो पूंजीवादी क्षेत्र है, जैसे कि हम देखें दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, ये हमारे कैसे हैं, विकसित क्षेत्र हैं, डेवलप क्षेत्र हैं, पूंजीवादी क्षेत्र हैं। दूसरी तरफ भारत में बहुत ही पिछड़े हुए अविकसित क्षेत्र हैं, जैसे हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर रूढ़िवादिता, गरीबी, बेरोजगारी, सुविधाओं का अभाव। तो भारत एक ड्यूलिज्म में फंसा हुआ है। एक तरफ विकसित क्षेत्र है, पूंजीवादी क्षेत्र है, और दूसरी तरफ ग्रामीण, रूढ़िवादी और पिछड़ा क्षेत्र है। जबकि भारत की 70% जनसंख्या है वो इस ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 30% केवल शहरों में निवास करती है। तो इस तरह से दुर्भाग्यवश कार्यशील जनसंख्या बहुत बड़ा भाग हमारे अविकसित क्षेत्र में ही है, जो किसी न किसी तरह से वहाँ पर संलग्न है, जैसे कि कृषि में है या किसी, तो वो खुली बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी के रूप में भी वहाँ पर कार्यरत है। तो इस क्षेत्र में लगे हुए अधिकांश लोग कठिनाई से ही अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों का एक साथ किसी एक अर्थव्यवस्था में पाया जाना उसी अर्थव्यवस्था को हम द्वैतवादी बना देते हैं। ये हमारे कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। तो जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताएं, तो वही बतानी जो हम पहले बता चुके हैं। अगला है विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें, फिर वही क्वेश्चन है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन इसी तरह से, तो हम इसे भारत के संदर्भ में भी पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, तो क्वेश्चन हमारे यही हैं। ओके, थैंक यू।